हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए एक एग्ज़ाम स्पेशल क्लास को देखेंगे और बढ़िया से इसमें ये क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे जो कि आपके सामने गिवन है, जिसमें कुछ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी चक्रीय चतुर्भुज के प्रश्न लिए गए हैं। आप में से कई बच्चे बोल रहे थे कि चक्रीय चतुर्भुज को भी शामिल किया जाए, तो बीच बीच में मैं एक एक दो क्वेश्चन आपके चक्रीय चतुर्भुज के भी शामिल करता रहूँगा और इनको भी आप अच्छे से करते रहिए और बाकी प्रश्नों का अभ्यास करिए अच्छे से। जो भी आपको अभी तक पढ़ाया गया उसको डिटेल में पढ़िए, अच्छे से कॉन्सेप्ट पर फोकस करिए, ज़्यादातर मेहनत करिए अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपका अच्छा होगा तो आपको कैसा भी क्वेश्चन होगा आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, ये आपके कॉन्सेप्ट की देन होती है कि आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझ करके उसको कर पाते हैं और बेहतर तरीके से उसको सही अंक प्राप्त करने में आपको सहायता प्राप्त होती है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें कि अच्छे से सीखें, समझें और कॉन्सेप्ट बिल्ड करें। वीडियोस को लगातार शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को जोड़ते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने बोला गया, चित्र में ए बी व्यास पर अर्धवृत्त खींचा गया है। ठीक है, एक ए बी व्यास है, अर्धवृत्त देखिए बना हुआ है। इसमें बोला गया जिस पर सी और डी दो बिंदु हैं। देखिए सी और डी दो बिंदु भी दिख रहे हैं। यदि ए बी सी 65 है, कोण ए बी सी 65 है, ए बी सी ये 65 डिग्री दिख रहा है, और सी ए डी कोण सी ए डी 45। देखिए सी ए डी जो भी कोण बोला जाएगा उसके बीच में जो अक्षर आया उस जगह पर कोण बनता है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो आपको कोण डी सी ए बताना है। डी सी ए मतलब यहां पर ये कोण बताना है ना, डी से सी फिर ए। तो अब आप देखेंगे कि इसको आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार से क्या अप्रोच रखी जाए। तो आपको मालूम है भले ही ये अर्धवृत्त बन रहा है, ध्यान से आप देखिए तो अर्धवृत्त जरूर बन रहा है, ठीक है, मगर अगर इसकी विशेषताओं पर ध्यान दें तो ये आपका केंद्र O है और ये आपका A है, ये B है। यहाँ से देखिए आपका कहीं इस जगह पर मिलाया गया है। तो आपको मालूम है इतने सही, अगर मैं अभी छोड़ दूँ इस फिगर को, इतना ही छोड़ूं और आपसे पूछूं कि यहाँ पर बनने वाला कोण कितना होगा, आप 90 बता देंगे। जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है कि उनको ये बताया गया है कि अर्धवृत्त में बना कोण 90 होता है, यानी कि जब भी किसी भी वृत्त या अर्धवृत्त में अगर कोई कोण बनता है, ध्यान दीजिए, तो ये कोण अगर व्यास बना रहा है, व्यास के बिंदु बना रहा है, जैसे ये व्यास है ना, केंद्र से जा रहा है, ये कहीं भी बनाए वृत्त की परिधि पर कहीं भी कोण बनाए अर्धवृत्त में ऊपर वाले, तब भी ये 90 डिग्री बनता है। और चाहे कहीं नीचे बनाए, किसी भी प्लेस पर कोई भी स्थान ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, अगर यहाँ बनाना है तो भी बस ये पूरा पूरा व्यास इसमें शामिल होगा, ये 90 ही बनाएगा। ठीक है, ये रूल है। तो आपको इसी तरीके से इसमें अर्धवृत्त दिया गया है और अर्धवृत्त पर आपने ये चीज समझ लिया कि ठीक है ये अर्धवृत्त में बना कोण है, यहाँ पर पॉइंट सी है। एक एक चीज देखते चलिए और अभी फिर हम अरेंज करके लिख लेंगे, ये 90 होगा। अगर इसकी जरूरत हो तो, वैसे इस प्रश्न में जरूरत नहीं भी दिख रही है, आप चाहे तो करें चाहे तो ना करें, कई अप्रोच है इसकी। तो सामान्य सी अप्रोच ये कहती है कि अगर हम इस चतुर्भुज को कंप्लीट करें, जो कि यहाँ पर एक बिंदु डी लिया गया है और इसको यहाँ से मिला करके इसको इससे मिला दिया जाए, ये एक चतुर्भुज की रचना आपको दिख रही होगी। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज आपको दिखेगा। चक्रीय चतुर्भुज इसलिए है ये क्योंकि इसके देखिए ए बिंदु भी परिधि पर दिख रहा है, बी भी परिधि पर दिख रहा है, सी भी परिधि पर दिख रहा है और डी भी दिख रहा है। ठीक, सिंपल सी बात है, ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। जरूरी नहीं कि पूरे वृत्त पर ही हो तो चक्रीय चतुर्भुज हो, बस वो परिधि पर होना चाहिए। भले ही वो देखिए वृत्त में ये दो बिंदु तो शामिल है और कहीं भी बनेगा ये कोण, ये ऐसे कहीं भी बनेगा तो भी ये चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि इसके चारों शीर्ष बिंदु कहाँ है, परिधि पर है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम इतनी संरचना को ही देख रहे हैं और ये समझ में आ रहा है कि ठीक बात है, ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। और यहाँ पर आपका देखिए 65 है। अगर ये 65 है तो कोण B और कोण D जो कि सम्मुख कोण है, B और D एक दूसरे के, क्योंकि आप पहले लिखेंगे कि इसमें जो ABCD है वो एक चक्रीय चतुर्भुज है। पहले आप ये बताएंगे कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब क्योंकि एक चक्रीय चतुर्भुज है इसलिए इसके सम्मुख कोणों का योगफल 180 होगा। तो B और B के सम्मुख कोण है D, इसका योगफल होगा 180। तो इसका मतलब B वाला 65 था, D वाला अब आपको ज्ञात हो जाएगा 180 इधर। D वाला आप ज्ञात कैसे करेंगे, 65 उधर 180 से माइनस हो जाएगा, तो आप देखेंगे कोण D निकल करके आ जाएगा यहाँ से 115। ठीक है, 65 और 15 180 होता है, इसमें से माइनस करेंगे।
इस प्रकार से यहाँ का कोण तो आपको ज्ञात हो गया 115। अब देखिए ये भी कोण आपको ज्ञात ही था, इतना हिस्सा कितना था 45। अब ये 45, ये 115। अब अगर केवल हम इतना ही हिस्सा देख लें, देखिए ध्यान से, ए से चलते हैं यहाँ पर डी, ए डी, और ये आपका यहाँ कहीं सी पॉइंट है। अगर हम इतना ही हिस्सा निकाल के देखें, ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला, तो आप देखिए इसमें ये वाला जो हिस्सा है वो 45 है, ये वाला हिस्सा अब निकल के आ गया 115। ये तीसरा कोण आपको ज्ञात करना है, इसी का नाम देखिए क्या है, DCA। देखिए DCA इसी को बोलेंगे, यही आपको ज्ञात करना है। तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं, x मान लीजिए, कोण DCA जो आपको ज्ञात करना है, ये कोण DCA, इसको हमने x मान लिया, थोड़ा आसानी हो लिखने में इसलिए, बाकी कोई जरूरी नहीं। अब आपको मालूम है ये एक त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, तो हम यहाँ बोलेंगे त्रिभुज ADC में, यानी इस वाले त्रिभुज में, तो इसके 3 कोण हैं, एक तो कोण A है, एक कोण D है और एक कोण C है, बराबर 180। देखिए यहाँ पर A वाले पर 45 बन रहा है, D वाले पर 115 बन रहा है और C वाले को हमने x माना है, बराबर 180। 15 और 45 कितना हो जाएगा, 60, यानी 160 प्लस x बराबर 180। अब ये x निकालेंगे तो 160 उसमें माइनस हो जाएगा, देखिए 180 में 160 माइनस हो जाएगा ये जा करके, तो आपका ये 20 डिग्री आंसर आ जाएगा। ये आपका उत्तर हो गया, यानी x 20 डिग्री आया तो इसका मतलब यही कोण DCA 20 डिग्री आ गया। ये वाला कोण आपका 20 डिग्री आ चुका है, जो आपसे पूछा गया था, यहाँ का मान 20 डिग्री आ गया। ये आपका एक अप्रोच हो गई, ठीक है। बाकी की अप्रोच अब बताने की कोई खास इतनी ज़रूरत है नहीं, आप इतना आसानी से समझ गए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अभी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, इससे अच्छा उसमें और हम देखें और क्वेश्चंस देख लें। आई होप आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे, सिंपल सी बात है। अब देखिए ये तो लगाने लिखने में टाइम लगा, अब ध्यान दीजिए B और D अपोजिट को एंगल है, तो इसका मतलब इनका योगफल 180, तो ये 65, तो ये 115 हो जाएगा। अब 115 और 45 है ही, तो त्रिभुज के तीनों कोण, ये वाला त्रिभुज ले लीजिए, इसके तीनों कोणों को जोड़ के 180 के बराबर करके निकाल दीजिए, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट चित्र में यदि ADC, देखिए ये एक चित्र आपको दिया गया है, इसको मैंने अलग से भी बताया, ये 1 नंबर के लिए क्वेश्चन हो सकता है, जब भी आएगा 1 नंबर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये आप देखिए यहाँ से आपको एक कुछ ऐसा दिया गया है कि ये A पॉइंट है और ये वाला आपका पॉइंट B है, और यहाँ पर आगे जो बढ़ा E माना गया है इसको, यहाँ से यहाँ कोई आपका पॉइंट C लिया गया और ऊपर की तरफ ये पॉइंट D लिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर कोण आपका 80 डिग्री बताया गया है और कहा गया है आप कोण CBE बताइए, कोण CBE का मान बताना है। ये वाला चिन्ह जो L जैसा होता है इस तरीके से, ये कोण का चिन्ह होता है, यही आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, CBE कहाँ बन रहा है, C से B आइए और इधर जाइए बाहर, मतलब ये बाहर की तरफ बन रहा है यहाँ पर। अब मैंने आपको एक नियम बताया था कि ये जो बाहरी कोण होता है इस तरीके से, जो चक्री चतुर्भुज ABCD के साथ एक रेखा को बढ़ा के बाहर बनता है, हमेशा ये कोण उतना ही होता है जितना ये वाला होता है। इसकी पहचान कैसे करेंगे, इसको बहुत विशिष्ट रूप से ध्यान से देखिए और चीज़ों को समझना शुरू करिए। देखिए मान लेते कहीं भी कैसा भी मैं एक चक्री चतुर्भुज बनाता हूँ, किसी भी प्रकार का एक चक्री चतुर्भुज हमने बनाया और यहाँ नाम हमने ऐसे लिखा ABCD, कैसे भी लिख लेते हैं, बस एक ऑर्डर में होना चाहिए। ABCD इधर से आए तो इधर लिखें, इधर से चले तो इधर लिखें। अब आप देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं इसको बढ़ाता हूँ, तो इस तरफ यहाँ जो एंगल बनता है वो ऑलवेज, ये दो जो संलग्न भुजाएं इस कोण के साथ है, यहाँ पर ये दो, एक भुजा ऊपर की तरफ गई है, एक इधर गई, इसको छोड़, इस पर जो इधर एंगल किनारों पर बन रहे हैं ये छोड़ देंगे। इसके ठीक विपरीत इस तरफ जो कोण यहाँ बनता है, ये कोण और ये वाला कोण हमेशा बराबर होता है, ध्यान रखें। अब ये चाहे ऐसे बने या फिर और इस तरीके से देख लीजिए, कैसे भी बने, कहीं भी बने, तरीका याद रखें। मान लीजिए इस बार मैं इसको यहाँ, इसको बढ़ा देता हूँ, तो यहाँ का कोण किसके इक्वल होगा, देखिए ये वाली भुजा एक इधर आई है तो ये वाला छोड़ दीजिए, ये भुजा यहाँ आई है ये छोड़ दीजिए, ये वाला सामने वाला ले लेंगे, ठीक है। यानी अगर मैं कहूँ कि ये वाला 110 है तो आप कहेंगे ये भी 110 होगा। अगर जैसे ये वाला 80 था तो यहाँ का कोण अपने आप 80 हो जाएगा। अभी लिखने का तरीका भी बता देंगे, लिखने की कोई, सीधे लिख लीजिए कि ये कोण बराबर, इसका मैं सॉल्यूशन ही करा देता हूँ, फिर आगे आपको और चीज़ें समझाता हूँ। तो आप ये बोलेंगे कि ये जो कोण CBE है जो आपको ज्ञात करना है, ये डायरेक्टली आप बोल दीजिए कोण किसके, ADC के। कोण ADC वो पढ़ेंगे ना, इसको A से चलेंगे तो ADC पढ़ेंगे।
सी से चलेंगे तो सी डी ए पढ़ेंगे, बीच में डी आना चाहिए क्योंकि इस कोण की बात, ये वाला कोण बराबर है तो इसका मान 80 था, यहाँ रख दीजिए तो सी बी ई अपने आप हो गया 80। इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं, इतना ही इसका सॉल्यूशन था, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, ये 1 नंबर में आएगा। लेकिन इसको ध्यान से समझिए, कहीं भी कोई चीज़ इस तरीके से बने तो आप इसको कर लेंगे। आई होप आप इसको समझ गए होंगे, अब अच्छे से इसको कर पाएंगे, इस पर ज़्यादा टाइम और देने की आवश्यकता नहीं है, आप अच्छे से इसको क्लियर कर गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 77 घन सेंटीमीटर। देखिए एक लंबवृत्तीय शंकु है और कहा गया इस शंकु का जो आयतन है वो कितना है, 77 घन सेंटीमीटर, ठीक है। और कहा गया इसकी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई कितना, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपसे कहा गया तो इसका आधार का क्षेत्रफल बताइए, इस शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल। अब आप बताइए जरा शंकु के आधार पे होता क्या है। मैंने कई बार बताया कि शंकु, देखिए ये संरचना है शंकु की और शंकु के आधार में हमेशा एक वृत्त होता है। शंकु का आधार किस पे होता है, एक वृत्त होता है, फिर उस पे शंकु बना होता है। तो इसका मतलब कि हमें वृत्त का क्षेत्रफल बताना है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल का मतलब हमें वृत्त का क्षेत्रफल बताना है, ये सिंपल सी बात है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें बस हम सूत्र लगाएंगे जो हमें दिया गया है, शंकु का आयतन दिया गया है तो हम इसी शंकु का आयतन का सूत्र लगाएंगे। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और आयतन दिया था 77 तो आयतन की तरफ इधर 77 रख देंगे, फिर बराबर है, बराबर लगाएंगे, फिर 1/3 है ऐसे लिखेंगे, 22/7 पाई का मान लिखा जाएगा और आर स्क्वायर यानी कि पता ही नहीं। अब आप देखिए यहाँ 22/7 हम नहीं रखेंगे, इसको क्यों नहीं रखेंगे इसको आप समझिए ध्यान से। इस जगह पर आपको जो बताना है वो आधार का क्षेत्रफल बताना है और शंकु का आधार है वृत्त, शंकु के आधार में बना है वृत्त और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब आपको ये शंकु का आधार का क्षेत्रफल बताना है तो ये जो इतना सेक्शन है इसको आपको बाकी रखना, इसी को बताना है, ठीक है। यही आपका वृत्त का क्षेत्रफल है। देखिए इस आयतन के सूत्र में 1/3 पाई आर स्क्वायर आता है और पाई आर स्क्वायर ही है वृत्त का क्षेत्रफल। और इसने इनडायरेक्ट वे में आपसे वृत्त का क्षेत्रफल ही पूछना चाहा, इसने कहा है शंकु के आधार का क्षेत्रफल बताओ, और शंकु का आधार का मतलब हुआ कि वृत्त यानी वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल पूछने का मतलब वो आपसे पाई आर स्क्वायर का ही मान जानना चाह रहा है। तो इतने को आप छोड़ दीजिए, यही आपको ज्ञात करना है, या आप इतने को क्या करिए एरिया लिख दीजिए क्षेत्रफल, और गुणे ऊंचाई का मान 3 है 3 रख दीजिए, 3 से 3 देखिए कट गया, अब ये क्षेत्रफल और इधर कुछ बचा ही नहीं, ये 77 ही है, इधर ये ए ही बचा, ये आ गया आपका आंसर 77 ही आ गया क्षेत्रफल भी, ठीक है। इसका मतलब जो आधार का क्षेत्रफल आया वो 77 आ गया, आधार का क्षेत्रफल 77 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आ गया। आई होप आप इसको समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सूत्र में केवल आपको 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आयतन का सूत्र प्रयोग करना, क्योंकि आयतन दिया था और उसमें ऊंचाई भी आपको मालूम थी, लेकिन इसने कहा था शंकु के आधार का क्षेत्रफल बताओ, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल बताओ, और वृत्त का क्षेत्रफल इतना हिस्सा है, इसको रोक लीजिए, बाकी यहाँ जैसे एच का 3 मान रखेंगे 3 से 3 कट ही जाएगा, ये क्षेत्रफल यही आ गया जो था, तो 77 ही इसका आंसर आ गया। आई होप आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक ठाक क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूजन वाले हो जाते हैं, बहुत आसान होते हैं फिर भी कंफ्यूज कर जाते हैं, इसलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको बता दिए। तो चलिए देखते हैं और प्रश्नों को लेते हैं और उनको सरल करते हैं। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, इनको सॉल्व करेंगे, देखेंगे इसमें क्या बोला गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा गया एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको 160 दिया गया है। देखिए अगर हम डायग्राम के थ्रू इसको देखें तो ध्यान दीजिए, समांतर चतुर्भुज कुछ ऐसा बनता है, ठीक है, इसकी विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र भी होता है वो भी आप याद रखें, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। यहाँ पर मैं केवल क्षेत्रफल लिख रहा हूँ, आप अपनी तरफ चलिए मैं लिख ही दे रहा हूँ। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है केवल आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई, ये आपको मालूम है, ठीक है। अब देखिए आधार गुणे ऊंचाई आपका ये सूत्र होता है, इसी से सारा काम होना है। इसमें बेसिक्स पहले समझते हैं कि आधार क्या है, ऊंचाई क्या है।
आप जरा ध्यान से देखना शुरू करिए। मान लीजिए ये मैं एक समांतर चतुर्भुज बनाता हूं, तो इसके जो बेसिक्स हैं वो देखिए, इसकी ऊंचाई क्या होती है। अगर मैं इसको आधार बोलूं, ए बी सी डी नाम करूं और इसका आधार मैं इसको लेता हूं, तो ऊंचाई होगा किसी एक बिंदु से इस पे खींचा गया लंब रेखा, या कह सकते हैं दोनों समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी, ठीक। या फिर यहां से लंब खींचा जा सकता है इस तरफ बाहर की तरफ, ऐसे जो 90 डिग्री पर सीधे बनेगा वही ऊंचाई कहलाएगी। अब या तो ये ऊंचाई मानेंगे या ये ऊंचाई मानेंगे, कोई एक मान सकते हैं। अगर हम आधार ए बी को ले रहे हैं तो ऊंचाई ये इन दोनों में कोई हो सकती है, तो आधार गुणे ऊंचाई करेंगे, बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला, अगर इसी तरीके से हम इसमें इसी में ध्यान से समझते चलिएगा, यहां से अगर मैं ऐसा करूं कि इस बार मैं क्या कर रहा हूं, यहां से इस बिंदु से इस रेखा पर या इस बिंदु से इस रेखा पर लंब खींचे। देखिए अगर मैं पहले तो ध्यान दीजिए ए बी सी डी मैं इसका नाम करता हूं, इस बार मैं इसको बी सी को आधार बनाता हूं, ये मैं आधार मानता हूं कि ये आधार है, इस बार हमने इसको आधार माना, तो लंब कहाँ होना चाहिए कि इस वाले शीर्ष से इस पर 90 डिग्री बनना चाहिए, ये फिर ऊंचाई होगा, है ना, फिर इसको ऊंचाई कहा जाएगा, ध्यान रखिए। यानी कि आप डिफरेंट तरीकों से इसको देख सकते हैं कि इसकी ऊंचाई और वो परिवर्तित हो रही है हर चीज के लिए। अगर मैं इसको बेस मानूं, अब देखिए यहां से मैं ए बी सी डी फिर इसमें बोलता हूं, और अब मैं इसको बेस मानता हूं, तो अगर इसको बेस मानूंगा तो ठीक है, ये वाला अगर आधार रेखा है तो इससे कहीं विपरीत ये जो 90 डिग्री ऐसे आ रही होगी, ये इसकी ऊंचाई कहलाएगी, ठीक है। यानी कि समांतर चतुर्भुज में जो दोनों समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी है, इसी को ऊंचाई कहते हैं। आप देख रहे हैं भाई, इस समांतर भुजा और इस समांतर भुजा, समांतर चतुर्भुज में AD और BC ये समांतर होते हैं और AB और CD ये समांतर होते हैं, ठीक है। बिल्कुल आयत जैसा ही होता है, बस टेढ़ा करके आयत को अगर हम खींच दें तो ऐसा बनेगा, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज की संरचना बनेगी। आई थिंक आप इसको समझ पा रहे होंगे कि ठीक बात है, ये आधार और ऊंचाई आपको समझ में आ गया। अगर आप आधार और ऊंचाई समझ पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अब आप कैसा भी क्वेश्चन इससे कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसे ये क्वेश्चन था कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी मालूम है, इसका क्षेत्रफल मालूम है हमें, ठीक, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके विपरीत भुजाओं, अगर मैं इसका नाम करूं ए बी सी डी, तो इसके विपरीत भुजाओं के बीच की दूरी, विपरीत भुजाओं के बीच की दूरी को ही तो ऊंचाई कहते हैं। मतलब एक ये हम मान लेते हैं ऊंचाई, ये देखिए ए बी जब आधार लिया है तो हम इसको डी ई को मान लेते हैं, ई रख देते हैं, ये ऊंचाई का काम करेगा। और विपरीत भुजा कौन सी है, ए, ये वाली दोनों है ना। तो इसके लिए अगर हम देखें तो जाहिर सी बात है, कुछ इस पॉइंट से इस पे ऐसे हम 90 डिग्री बनाएंगे, है ना, इसको हम ऊंचाई मान लेंगे, जैसे हम यहाँ पर F कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ एक डायग्राम आपका बन जाएगा। अगर आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, आपको ये मालूम हो चला है कि इसमें इसके विपरीत भुजाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये ऊंचाइयां दी हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया 160, इसको इधर ही रख देते हैं। आधार हम बना लेते हैं इस AB को, आधार इस बार हम AB को कह देते हैं, तो ऊंचाई इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगी, ठीक है, ऊंचाई ये हो जाएगी। अब इसमें आप 10 को ले लीजिए, कम वाली इसी को मान लीजिए, 16 वाला ये वाला मान लीजिए, ठीक है, बाद में देखते हैं। तो यहाँ पर ऊंचाई को एक बार 10 ले लेंगे, तो 160 के नीचे 10 ये आएगा बटे में, 0 से 0 कट जाएगा, तो AB एक बार आप देख रहे हैं 16 सेंटीमीटर AB आ गया, यानी कि भुजा भी 16 ही आ गई। ये भुजा जो आप देख रहे हैं, आपको भुजाएं ज्ञात करनी थी इसकी, ये वाला 16 सेंटीमीटर आ गया, ठीक। यानी कि इस समांतर चतुर्भुज की भुजाएं, आपको समांतर भुजाएं ज्ञात करनी थी, तो एक भुजा तो आपकी आ गई 16, तो विपरीत वाली भी CD भी 16 ही हो जाएगी, ठीक है। अब हमारा काम है BC फाइंड कर ले, जितना BC होगा उतना ही AD होगा। इसने यही कहा था समांतर भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो फिर से हम क्या करेंगे, इसी समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यही सूत्र लगा देंगे। और ये सूत्र क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। इस बार देखिए हम आधार और ऊंचाई बदल रहे हैं, इस बार हम इस BC को आधार मान ले रहे हैं। तो अगर हम BC को आधार मानेंगे तो ऊंचाई क्या होगा, यही जो आप देख रहे हैं DF यहां पर इस डायग्राम में। तो आप देखेंगे क्षेत्रफल की जगह, तो अब देखिए चाहे आधार आप किसी को भी माने, देखिए क्षेत्रफल अगर ये इसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये पूरा 160 है, तो आप चाहे आधार इसको मानिए तब भी क्षेत्रफल वही रहेगा, चाहे आधार इसको मानिए
इसकी जगह तो बदल नहीं जाएगी अंदर की, वो तो वही रहेगा, क्षेत्रफल वही रहेगा, इसीलिए बार बार 160 क्षेत्रफल की जगह लिया जा सकता है। अब BC इसका बेस हमें निकालना है। BC को आप ऐसे रखेंगे, ये आपका 160 है ही, BC ऐसे रहने दीजिए। DF ये वाली ऊंचाई जो है, इसको ऊंचाई की जगह इस बार रख देंगे, ये आएगा फिर 160 के नीचे 16 बटे में हो जाएगा, तो BC मिल जाएगा 16 धाम में 160, ये 10 आ गया, 10 सेंटीमीटर ये आ गया। इस बार आप बहुत आराम से ये चीज़ देख पा रहे हैं कि ठीक है 10 सेंटीमीटर ये आ गया, तो BC ये वाला जो है यहाँ से यहाँ 10 आ गया। अब तो 10 सेंटीमीटर ये है तो 10 ही ये हो जाएगा विपरीत, 16 ये है तो 16 ही ये हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन लग गया। ऐसे क्वेश्चन आपको 1-2 नंबर में दिए जा सकते हैं, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन पिछले साल दिया भी गया था 2021 में, जो कि इन्हीं रूल से मिलकर के बना था। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं, उसको मैंने कराया है, आप उसको देख सकते हैं वो भी, और ऐसे 1-2 क्वेश्चन भी बीच में कराए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब देखिए कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी मैंने ले लिए हैं यहाँ से आगे। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही बेसिक है, केवल 3π/5 को कहा गया है कि आप इसको अंश मान में निकालिए। तो अंश मान में कोई दिक्कत नहीं, केवल पाई का मान रख दीजिए बस यहाँ पर 180 डिग्री। ठीक है, बस पाई का मान क्या होता है 180 आप रख देंगे, हो जाएगा काम। तो यहाँ से आप रखिए और 5 से इसको काटिए, देखिए 5 × 15, 5 × 30, ठीक है, 5 3π/5 था ना, ठीक है, 5 × 15 और 3 बचा, 5 × 30, अब 3 × 36 कर लीजिए, आंसर हो जाएगा 3 × 6 = 18, 3 × 9 = 10, 108 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आ गया। वैसे रूल ये होता है कि किसी भी डिग्री को अंशमान में और किसी भी रेडियन को अंशमान में और किसी भी अंशमान को रेडियन में बदला जा सकता है। उसके लिए आपको किया क्या जाता है, जैसे मैं कहूँ आपसे कि π/6 है, इसको आप डिग्री में बदलिए या अंशमान में बदलिए, तो रूल ये होता है वास्तव में कि आप इसको गुणा करते हैं 180/π से, तो पाई और पाई कट जाता है। लेकिन सरलतम नियम यह है कि जब आपको पाई दिखे तो आप क्या करें, वहां पर 180 रख ले, काम खत्म। ठीक है, सामान्य सी बात है। नहीं तो 180/π से गुणा करते हैं किसी भी रेडियन को, तो वो डिग्री में बदल जाता है, जैसे पाई कट गया और 6 से 6 × 18, 30 डिग्री आ गया। अब कोई अगर डिग्री हो, जैसे कि यहां पर मान लीजिए 60 डिग्री है और इसको पाई में रेडियन में बदलना है, इसको किस में बदलना है, रेडियन में, आपको दे दिया जाए। अब आप यहां पर प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, अगर ऐसा मान आ गया कि ये आप देखिए 60 डिग्री को रेडियन में बदलिए, तो 60 डिग्री का रेडियन में जो मान होगा वो 60 को गुणा कर दीजिए π/180 से, बस π/180 से, ध्यान रखिएगा। तो 60 × 60, ये 0 0 कट जाएगा 3 बार में, तो π/3 ये आपका रेडियन में बदल गया। मतलब किसी भी डिग्री यानी अंश वाले मान को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुणा कर दो, किसी भी रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180/π से गुणा कर दो। ये 2 नियम और याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। वैसे तो सामान्य रूप से जब पाई वाले क्वेश्चन कहीं दिख जाए तो वहां तो पाई की जगह 180 रख के सीधा निकाल दीजिए, जैसे मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन निकाला। फिर भी मैंने बता दिया संबंधित है, इसलिए कभी हो सकता है 1 नंबर में बन ही जाए कोई ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, sin 42 बोला गया है कि अगर साइन में 42 डिग्री x है तो cos 48 कितना होगा। cos 48, देखिए मैंने आपको कुछ रूल समझाए कि अगर साइन में कभी भी 90 - थीटा हो तो वो साइन बदल जाता है कॉस में, और यहाँ जो कोण होता है थीटा वो हो जाता है। जैसे मैं आपसे कभी कहूँ कि साइन 90 - 15 का मान क्या होगा, तो आप साइन को तुरंत कहेंगे कॉस हो जाएगा, और यहाँ क्या है 15, ये इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, ये आप इस रूल को बहुत अच्छे से समझते हैं। अगर मैं ऐसे ही आपको कहूँ कॉस 90 - थीटा क्या होता है, तो कॉस बदल जाता है साइन में, और यहाँ क्या है थीटा, तो थीटा ही ले लिया जाएगा। यानी कि इसको ऐसे भी एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें, अगर मैं कहूँ साइन कॉस में 90 - 25 कितना होगा, तो आप कॉस को तुरंत साइन में बदलेंगे और यहाँ पर क्या है 25 ये बता देंगे। ये सब बेसिक रूल मैंने कई बार पढ़ाया है, इन्हीं रूल के अकॉर्डिंग आप इसको करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा। भाई हमें cos 48 बताना है, तो आप देख रहे हैं 42 यहाँ और ये 48, 90 डिग्री हो ही रहा है जोड़ने पर। जब 90 डिग्री हो तो यही सब कॉन्सेप्ट लगने होते हैं। आप समझेंगे कि इसको कैसे लगाएं। देखिए हम इसको ये भी कह सकते हैं, cos 48 को कह सकते हैं 90 - 42, इसमें तो कोई डाउट है नहीं भाई, हमको यही ज्ञात करना है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos 48 लिखें,
या 90 में 42 माइनस करके लिखें, एक ही बात है, 90 में 42 घटाओगे 48 ही तो रहेगा। अब इससे क्या होगा, cos 90 माइनस थीटा, बिल्कुल ये इस रूप में देखिए दिख रहा है, cos में 90 माइनस जो कुछ भी होता है तो वो हो जाता है साइन के साथ, तो यहाँ cos का तो हो जाएगा साइन, और यहाँ पर 42 है ये इसी के साथ आ जाएगा, यानी कि cos 48 कुछ और नहीं बल्कि साइन 42 ही है, और साइन 42 का मान x दिया था तो इसका भी मान अपने आप x हो जाएगा। इसका मतलब ये जो cos 48 था ये x ही आ गया आंसर, जो ये मान था साइन 42 का वही मान cos 48। तो दूसरे शब्दों में ये भी बात आपको समझनी है, एक नंबर के लिए लगाना भी ना पड़े, कि अगर साइन और cos हो, इनमें आप देखें कि 90 डिग्री बन रहा है, तो जो मान देखिए साइन का कोई भी मान, जैसे मैं कहूँ साइन 25 और इधर कहूँ cos में 25 में कितना जोड़ेंगे 65, है ना, 25 और 65 कितना होगा 90 हो जाएगा, 65 5 70 20, ठीक है। हाँ देखिए अगर इनका 90 मान हो रहा है तो जो इसका मान होगा वही इसका मान होगा, अगर ये योगफल साइन और cos का 90 हो रहा है तो, ठीक है, ये सिंपल सी बात है, आप इतना याद रखिए, जो इस साइन 25 का होगा वही cos 65 का होगा, मतलब इसमें से इसको 90 से घटा लीजिए, वो cos के साथ लिखा है अगर, तो दोनों मान समान होंगे, जैसा कि अभी आपने देखा। तो ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से, और बाकी मैंने आपको करना भी बता दिया। नेक्स्ट साइन स्क्वायर 25, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, साइन स्क्वायर 25 डिग्री और प्लस साइन में ही स्क्वायर का 65 डिग्री, ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 65 का मान बताना है, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या होगा, देखिए यहां पर हम दोनों साइन स्क्वायर 25 और 65 की विशेषता देखिए, 25 और 65 जो लिखा है इसको जोड़ने पे 90 ही हो रहा है, तो हम किसी एक को चेंज करते हैं, तो चाहे इसको चेंज करें चाहे इसको, तो मैं इसको बदल देता हूँ, चलिए ज़्यादा बेटर है, तो मैं इधर ऐसे लिख देता हूँ साइन स्क्वायर 25, या ऐसे रहने देता हूँ, इसको मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे साइन स्क्वायर, और यहाँ लिख देता हूँ 90 माइनस 25। आप देखिए 90 में से 25 घटाएंगे तो 65 ही रहेगा, मतलब हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, बस इस रूप में तोड़ दिया। साइन स्क्वायर 65 को 65 ही लिखा है, ये बस 90 माइनस 25 लिख दिया आपने 65 की जगह, यही ध्यान रखना है, इसी रूप में आपको ब्रेक करना होगा, जो यहाँ पर अंक है वही यहाँ आ जाएगा 90 माइनस करने पर, तभी तो ये दोनों का योगफल देखिए 90 हो रहा था, ठीक है। अगर हम इसको ब्रेक करते तो यहाँ लिखते साइन स्क्वायर 90 माइनस 65, 90 माइनस 65 लिखते तो 25 होता, तो ये बदल जाता। अब देखिए फर्क क्या होगा, क्योंकि हमने इसको टच नहीं किया तो इसको ऐसे रहने देते हैं, ये वाले से साइन स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, जैसे साइन कॉस में बदलता है, इसमें फंक्शन ध्यान रखिए, साइन हमेशा कॉस में बदलता है, कॉस हो तो साइन बदल जाता है, सेक हो तो कॉसेक बदलेगा, और कॉसेक हो तो सेक बदलेगा, 90 माइनस इस रूप में अगर लिखा हो तो, और टैन हो तो कॉट में बदलता है, और कॉट हो तो टैन, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ बेसिक्स में, ठीक है, चैप्टर वाइज क्लासेस में ये सब बता चुका हूँ कि कौन किस में बदल जाता है, ठीक है, 90 माइनस के रूल में। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर था तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और इस जगह क्या था 25, ये इसके साथ 25 हो जाएगा। अब आप जरा पहचानिए, ये एक सूत्र है, ठीक है, बहुत ही फेमस, आपको मालूम भी होना चाहिए हमेशा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कभी ऐसा हो तो इसका अर्थ समझिए, इस सूत्र को भी बहुत ध्यान रखिए और इसका अर्थ भी समझिए। साइन स्क्वायर में जो यहाँ लिखा है वही कॉस स्क्वायर में यहाँ लिखा है, तो मान 1 होगा। जैसे मैं कभी कहूँ कि साइन स्क्वायर में यहाँ x लिखा है और कॉस स्क्वायर में यहाँ x लिखा है, तो मान आप 1 कर देंगे। अगर इसी तरीके से मैं कहूँ साइन स्क्वायर में 10 लिखा है और कॉस स्क्वायर में इधर भी 10, तो आप 1 कहेंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर के साथ जो लिखा वही कॉस स्क्वायर के साथ लिखा, तो मान 1। ऐसे यहाँ देखिए साइन स्क्वायर के साथ 25, कॉस स्क्वायर के साथ भी 25, तो इसका मान 1 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक, ये सूत्र ही होता है। ये आंसर हो गया आपका, इस प्रश्न का आंसर हो गया। आप देखेंगे यहाँ से आपका ये लग चुका है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को करते हैं। आप ढंग से समझते जाइए, जो भी नए सूत्र आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं, जो सामने आ रहे हैं उनको भी नोट करते चलिए, उनके प्रयोगों पर ध्यान दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, कॉस में 74 माइनस साइन में 16। ये प्रश्न तो आप आई होप अपने आप ही लगा लेंगे। अब आप ध्यान देंगे 74 और 16 90 हो रहा है, किसी एक को बदल दें। चलिए इसी को बदलते हैं, तो हम कॉस ऐसे रखेंगे, बस 90 माइनस 16 लिख देंगे। देखिए 90 माइनस 16
74 ही तो है। इसको फिर दूसरे वाले को नहीं बदलेंगे, ऐसे ही रखेंगे। अब कॉस क्या हो जाएगा, साइन में बदल जाएगा। अभी मैंने बताया कि कॉस साइन में बदलता है, साइन कॉस में बदलता है। कब, जब 90 माइनस के रूप में लिखा हो ऐसा, तो कॉस पहले साइन हो जाएगा, फिर यहाँ जो कुछ हो 90 माइनस के साथ वो इसके साथ आ जाता है, और ये माइनस का साइन 16 है ही। अब आप बताओ, समान संख्या साइन 16 में से साइन 16 ही माइनस होगा, कट जाएगा, या सीधे 0 लिख दीजिए। भाई समान संख्या से समान संख्या माइनस हो रही है, वो कुछ भी उसका मान हो, में उससे मतलब नहीं। जब वो सेम नंबर यहाँ भी, सेम नंबर यहाँ भी माइनस करेंगे, 0 आएगा। तो इसका आंसर हो गया 0। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन लग गया। ऐसे रूप में भी चीज़ें मिल सकती, इसलिए मैं करवा दे रहा हूँ कि ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है tan स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 60। थोड़ा सा जगह चाहिए, एक काम करते हैं ताकि अच्छे से दिखे। ये क्वेश्चंस लग गए, मैं हटा दे रहा हूँ ताकि थोड़ा स्पेस भी मिल जाए अच्छे से और हम लोग काम कर सके ढंग से। ठीक है, अब आप देखिए, आप क्वेश्चन भी नोट हो जाएगा, ढंग से लग भी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है, देखिए। tan स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर का 60 बराबर x के साथ है साइन 45 इंटू कॉस 45 इंटू tan 60। ये आपका है tan स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर बराबर x साइन 45 कॉस 45 tan 60। तो x क्या होगा, तो पहले तो ये क्वेश्चन है, अब सारे मान ही रखने, यहाँ पर टेबल से मान रखिए। tan 45 का मान सबसे पहले 1 होता है और उस पर स्क्वायर है tan पे, तो स्क्वायर लगा दीजिए। पहले आप tan 45 का मान रखेंगे, फिर स्क्वायर tan पे लगा था इसलिए 1 पर भी स्क्वायर लगा देंगे। cos 60 का मान होता है 1/2, वो रखेंगे और उस पर फिर स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, यही आपको कार्य करना है। यहाँ x, इन संख्याओं के बीच में कोई चिन्ह नहीं, तो हर जगह गुणा ही होगा। इन चीज़ों के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा होगा। ठीक है, साइन 45 x गुणे साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का भी मान 1/√2, tan 60 का मान √3। ठीक है, ये सब मान आपको याद होने चाहिए। टेबल आपको मैंने बनाना भी सिखा दिया है, चैप्टर वाइज में जा करके आप देख सकते हैं, वो बनाना भी सिखाया, और याद आप रखें तो ज़्यादा बेहतर है। 1 का वर्ग 1 ही हुआ, माइनस 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1 और 2 का 4 हो जाएगा। ये आप लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये x गुणे भाई 1/√2, आपको मालूम है कि √2 और √2 का कभी भी गुणा होगा 2 आएगा, √3 का √3 से गुणा होगा 3 आएगा। तो इसी तरीके से 1 एकम 1 ऊपर तो वही हो गया, और √2 का √2 से 2 हो गया, और गुणे में क्या है √3। बाकी चीज़ों को ऐसे ही लिख रहे हैं। अब देखिए, इधर हम इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कैसे लिया जाता है, 1 में से 1 माइनस 1/4 जब करेंगे तो 4 एकम 4, फिर माइनस और ये वाला 1 और बटे में यही जो संख्या 4 है, बराबर x गुणे ये आपका देखिए √3 1 से गुणा होगा तो √3 ही हो जाएगा भाई, √3 एकम √3 और बटे में 2। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब आगे और देख लेते हैं, इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। 4 में से 1 गया 3, 3/4 बराबर x गुणे √3/2। अब x निकालना है तो इस संख्या को इधर लाना पड़ेगा, इधर पहले से 3/4 है, ये 2 बटे में है तो ये 2 ऊपर जाएगा 3 के साथ, और ये गुणे में है तो ये नीचे आएगा 4 के साथ √3। ऐसे भाई, जो √3 ऊपर गुणे में था वो नीचे आएगा इसके साथ, जो बटे में है वो इसके साथ गुणे में जाएगा, इधर आपका x बचेगा। देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब आप देखेंगे यहाँ से जो बचा है 3, और 3 ऊपर बचा है, नीचे 2√3। सिंपल प्रोसेस ये अपना लीजिए। √3 को आप जानते हैं कि 3 को √3 इंटू √3 भी कह सकते हैं, √3 का गुणा 3 होता है, तो यहाँ पर हम √3 गुणे √3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इस 3 को, और नीचे है 2 गुणे √3, √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या √3/2। ये आपका आंसर हो गया। आंसर आपका यहाँ भी ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी ठीक है, बस चेंज करके लिखना ज़्यादा उचित है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी। चीज़ों को आपको ध्यान देना है, समझना है बस, और कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है x इंटू साइन स्क्वायर 60
-1/2 sec 60 इंटू tan, बीच में जहाँ पर कोई निशान ना हो वहाँ गुणा मान सकते हैं, tan स्क्वायर 30 प्लस 4/3 साइन स्क्वायर 45 गुणे tan स्क्वायर 60 बराबर 0। इतना दिया है और x का मान पूछा गया है कि x का मान बताइए। ठीक है, काफ़ी लंबा सवाल है, मान ही रखना है, लंबा चाहे कितना भी सवाल हो। x गुणे, यहाँ बीच में कोई निशान नहीं, गुणा साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का मान पहले रखिए √3/2 और उस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर करिए, -1/2 गुणे सेक 60 कैसे सोचेंगे, तो कॉस 60 की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए। कॉस 60 कितना होता है 1/2, तो ये 2 हो जाएगा केवल। tan 30 का मान 1/√3 और उस पर वर्ग, प्लस 4/3 गुणे साइन 45 का मान होता है 1/√2 और उस पर वर्ग है तो वर्ग लगा देंगे। tan स्क्वायर 60, tan 60 का मान √3 है, उस पर स्क्वायर लगा देंगे बराबर 0। देखिए हमने सारे मान रख दिए, आपको टेबल आनी चाहिए, टेबल मैंने बनाना भी बताया, हर तरह से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। x गुणे √3 का वर्ग करेंगे 3 ही होगा, क्योंकि √3 गुणे √3 3 होता है, अभी मैंने बताया, और 2 का वर्ग भी होगा 4 हो जाएगा, भाई इन दोनों का वर्ग होगा, घात 2 लिखा है तो, और यहाँ से देखिए 2 और 2 कट जाएगा तो बचेगा, यहाँ से जब वर्ग करेंगे 1 का वर्ग 1 ही होगा, √3 का 3 होगा। ठीक है, प्लस यहाँ से देखें तो 4/3 गुणे 1 का वर्ग 1 और √2 का 2 ही होगा, क्योंकि √2 गुणे √2 होगा तो 2 लिखेंगे उसकी जगह, और ये √3 का वर्ग 3 होगा बराबर 0। देखिए यहाँ से ये वाला 3 कट जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया 3x/4, देखिए 3 का x से गुणा हो जाएगा, -1/3, 1/3 आपका ये हो गया, प्लस ये देखिए 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो ऊपर बचा केवल 2, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, बराबर का 0। ठीक है, अब आप देखिए 3x/4 है, इसको आप सरल करेंगे, दोनों को उधर ले जाइए। ठीक है, दोनों को उधर भी ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, हाँ, तो अब इसको हम या फिर ऐसे चाहे तो लिख सकते हैं भाई, प्लस का ये 2 है और उसमें फिर ये माइनस का 1/3 किनारे लिख लें, इसको सॉल्व कर लें भाई, प्लस का 2 लिख लिया, माइनस का 1/3, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, बड़ी संख्या आगे हो जाए। अब देखिए इसका एलसीएम लेना आपको मालूम है, 3 दूनी 6, 6 - 1/3, ये हो जाएगा ना भाई, 3 दूनी 6 - 1/3। तो अब ये कितना आया, इसके आगे ही देख लीजिए, यहाँ पर ये आपका आया 3x/4 प्लस 6 में से 1 गया 5, 5/3 बराबर 0। ठीक है, ये आपका 0 हो गया। तो अब आप इसी प्रकार से यहाँ पर देखें इसको कि 3x/4 बराबर संख्या उधर ले जाएंगे तो -5/4 हो जाएगा, सॉरी 5/3 है। ठीक है, 0 के साथ उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद इसमें देखेंगे तो क्रॉस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इसका जगह कहीं स्पेस देख लेते हैं, चलिए इस तरफ जगह है, यहाँ देख लेते हैं। आपका ये 3x से गुणा होगा तो मतलब 3x गुणे 3 होगा, और बराबर में उधर 4 पंचे 20 होगा तो -20, ये आपका हो जाएगा 9x बराबर -20, तो x बराबर -20/9। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा -20/9। ठीक है, बाकी आप देख लीजिएगा, आई होप कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं हुई है। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट एक बार ध्यान से देखते रहा करिए कि कहीं कोई चीज़ छूटी तो नहीं है, मिस तो नहीं हो गई है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल सब कुछ हो गया है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। ठीक है, आप अगर यहाँ से इसको इधर ऐसे नहीं भी करते तब भी आप हर बराबर करते तो क्या आता, आप देखिए 3 दूनी 6 प्लस का 6 और ये माइनस का 1 है, तब भी आपका क्या आता, 5 ही आता। ठीक है, तब भी आपका 5 ही आता। तो इस प्रकार से हमने इसको चेंज कर लिया और ऐसे आपने इसको सॉल्यूशन को देखा। तो आई होप आप इस प्रश्न को भी समझ गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपका हो चुका है, अब हम 8 को सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 एकदम लास्ट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। दिया गया है कि यदि साइन थीटा बराबर √5/3 और कॉस थीटा बराबर 1/3 हो तो आपको tan थीटा बताना है। ठीक है, tan थीटा बताना है, कोई बात नहीं। तो
तो अब हम देखेंगे कि भाई tan थीटा बराबर एक सूत्र होता है, आपको बताया मैंने, sin थीटा बटे cos थीटा। केवल इसमें बस यही सूत्र प्रयोग कर देना है। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। तो sin थीटा की वैल्यू ये देखिए ऊपर है √5/3 ये वाली, और cos थीटा की वैल्यू ये है, बटे में रख दीजिए, दोनों को सॉल्व कर दीजिए, यही आपका tan थीटा। कभी कभी बहुत बेसिक क्वेश्चन एक नंबर में ऑब्जेक्टिव का बनता है, √3 से √3 कट जाएगा तो 5 ही बचेगा, √5। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या इसको दूसरे तरीके से ये भी आप समझ लीजिए, होता ये है कि जैसे ऊपर की ये भिन्न है और नीचे एक भिन्न है, तो गुणा लगाते हैं और नीचे वाली भिन्न पलट जाती है 3/1, फिर ये कटेगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं कि √5/1 तो √5 कह दे, या फिर सीधे यहाँ से काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आपकी मर्जी, चाहे ऐसे करें या डायरेक्ट करें। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस ये आपने समझे, देखे और कोई दिक्कत, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ऐसे ही अगर कभी क्वेश्चन इस तरीके से बटे में मिलते हैं, मैंने कई बार आपको ये क्वेश्चन कराया, जैसे sin 20/cos 70 आया। अब एक नंबर में ऐसे क्वेश्चन आ गए 1/3 गुणे, तो आप इसको जान रहे हैं कि ये 1/3 गुणे sin 20 और cos 70 का देखिए योगफल 90 ही बन रहा, तो किसी एक को बदल लीजिए। जैसे हम ऊपर वाले को बदलते हैं, sin 90 - 70 लिख सकते हैं। भाई 90 - 70 लिखने से वो वास्तव में साइन का 20 ही लिखा हुआ है, लेकिन वो sin 90 - थीटा का रूल बन गया, जो आपको रूल पढ़ाया गया। और ये 70 ऐसे रखिए, आप देखिए ये 1/3 गुणे, भाई साइन का कॉस हो जाता है, तो कॉस, और यहाँ क्या लिखा 70, वो इसके साथ आ जाएगा। नीचे भी देखिए cos 70 था, नीचे ऊपर सेम चीज़ हो गई, तो 1/3 ही इसका आंसर हो गया। अगर ये 1/3 ना लगा होता तो इतने का आंसर देखते ही आप 1 बता देते, 1, है ना। तो इस तरीके से छोटे छोटे एक नंबर के क्वेश्चन भी बन सकते हैं इसमें। और बाकी ये जो क्वेश्चंस थे, इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते रहते हैं, आपने देखा ही है। तो मान रखने वाले लंबे लेंदी क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं, अक्सर ऐसे प्रश्नों का समावेश रहता है, आप देखते हैं क्वेश्चन पेपर में। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप उसको कर पाएंगे, सीख पाएंगे, समझ पाएंगे अगर ढंग से प्रैक्टिस करेंगे। जिन लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक क्लासेस नहीं देखी हैं चैप्टर वाइज, उनको थोड़ा दिक्कत जरूर हो सकती है, क्योंकि त्रिकोणमिति आप जिनको आता है उनको बहुत अच्छे से आता है, तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। लेकिन जिन्हें नहीं आता, उनको प्रॉब्लम है, तो वो पहले चैप्टर वाइज में जा करके ट्रिग्नोमेट्री के पूरे बेसिक सीख लें और फिर इनको सीखें, लगाएं, तो आप आराम से कर पाएंगे। तो आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। ढंग से सीखिए, सीखते रहिए अच्छे से, और बाकी वीडियोस को शेयर भी करते रहिए। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।